मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर के बारे में जानेंगे। कंट्रोलिंग जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर में आपको कुल 4 या 5 टॉपिक मिलेगा। उन 4 या 5 टॉपिक को आप लोगों को अच्छा से प्रिपेयर करना है। आज मैं आप लोगों के साथ 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपका एग्जाम में आने का चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोलिंग या फिर व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसे कहा जाता है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हम लोग करते क्या है? कंट्रोलिंग में हम लोग बेसिकली एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, कॉमा फाइंडिंग आउट डेविएशन। उसके बाद हम लोग कोई डेविएशन निकालते हैं और अगर कोई डेविएशन निकलता है तो उस डेविएशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए मैंने आपको टारगेट दिया है, इस साल आपको एग्जाम में 80 स्कोर करना है। ये रहा आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन आपने 70 स्कोर किया। ये होगा आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने आपको टारगेट दिया 80, आपने स्कोर किया 70। तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस आया। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट था 80 और आपने स्कोर किया है 70, जिसके कारण आपका कुछ डेविएशन निकला। उस डेविएशन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेंगे। आइदर आपको ज़्यादा और प्रेशर देंगे या फिर आपको समझाएंगे कि आपसे गलती कहाँ हुआ है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एम्प्लॉय के लिए या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परफॉर्मेंस सेट किया जाता है। उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशन निकला या फिर आपका मान के चलिए कोई डिफरेंस आया तो उस डेविएशन या फिर डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम लोग नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, अभी आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है या फिर कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए या फिर फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग करके हम लोग डेविएशन निकालते हैं और इस डेविएशन को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग फ्यूचर में एक्शन लेते हैं। इसलिए आपको फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है, बिकॉज इन कंट्रोलिंग वी फाइंड आउट डेविएशन। ठीक है, दूसरा है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। जब आपका डेविएशन निकला तो आप उस अकॉर्डिंगली फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर मेरा कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो डिसीजन मेकिंग में भी आपका कोई कमी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर अपने पास रखना और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कंट्रोलिंग आपको डिसेंट्रलाइजेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। आप किसको कितना पावर देंगे, किसको कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या फिर किसको कितना आप जॉब देंगे, वो आपका सब कुछ कंट्रोलिंग डिसाइड करता है या फिर हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब लिंक बना के काम करना। ठीक है, मतलब इस काम के बाद ये होगा, मतलब एक काम के साथ दूसरे काम को लिंकेज जोड़ना। ये जो काम के साथ लिंकेज जोड़ना ये भी आपका कंट्रोलिंग हेल्प करता है। अगर आपका कंट्रोलिंग नहीं है तो आप एक काम के साथ दूसरे काम को जोड़ नहीं पाएंगे। आप रैंडमली एक काम करेंगे फिर और एक रैंडमली काम करेंगे, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होगा। लेकिन कंट्रोलिंग मेरा क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है।
या फिर लिंक लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। आपका एफिशिएंसी या फिर आपका और क्या बोलते हैं काम के प्रति आपका ध्यान बढ़ाता है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम लोग आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसी बेसिस पे आपको जज किया जाता है, जिससे कि आप हमेशा चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करूं, जिससे कि आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है उसको 100% यूज करने में मदद करता है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग का परफॉर्मेंस जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेट, जिससे कि कारण अगर आपने कोई भी रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया वो पकड़ा जाएगा। इसलिए कंट्रोलिंग हमको क्या करता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करने में मदद करता है। एक रिसोर्स को कैसे हम 100% यूज कर सकते हैं वो हमें कंट्रोलिंग सिखाता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल एग्जाम में नहीं आया तो इस साल 100% एग्जाम में आने का चांस है। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। एक कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। पहला है सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, यानी कि एक काम का कितना परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि आपको कितना काम करना है। मान के चलिए मैंने आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दिया है कि आपको इस साल 80 मार्क्स लाना है, ये है आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो कंट्रोलिंग का पहला स्टेप ही है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, यानी कि आपको एक टारगेट सेट करके देना, आपको कितना स्कोर करना है या आपको कितना काम करना है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आपने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया, यानी कि आपने एक्चुअली एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर किया या फिर आपने एक्चुअली कितना यूनिट्स बनाया। ये हम लोग दूसरे स्टेप में करते हैं। तीसरा स्टेप है कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इस स्टेप में हम लोग करते क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है कि आपका जो टारगेट था उस टारगेट को आपने फुलफिल किया है कि नहीं, या फिर उससे आपने बेहतर काम किया या फिर उससे आपने खराब काम किया। ये हम लोग तीसरे स्टेप में करते हैं, जिसका नाम है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और सबसे आखिरी स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर आपने खराब काम किया या फिर आपने अपना स्टैंडर्ड जो था उसको अचीव नहीं किया, आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, तब हम लोग नेसेसरी करेक्टिव स्टेप लेते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, किस कारण आप में कमी रह गया, किस कारण आपने अपना टास्क फुलफिल नहीं किया। हम लोग उसी रीजन को फाइंड करते और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। ये होता है आपका स्टेप 4 में, और इस स्टेप का नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। दुनिया के हर चीज में कुछ ना कुछ खामियां है या फिर उसका लिमिटेशन है, उसी तरह कंट्रोलिंग का भी कुछ लिमिटेशन है। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को देख के अपना ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट फिक्स करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि बाहर का वो लड़का इतना काम कर रहा है तो उसी हिसाब से हम लोग भी अपना एम्प्लॉय का टारगेट फिक्स करके देते हैं विदाउट सीइंग द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज, जिससे कि क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय अच्छा से काम नहीं कर पाता। दूसरा है एक्सपेंसिव। ये जो आपका कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, आपको बहुत डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तीसरा है लैक ऑफ सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड्स। हमने जो स्टैंडर्ड आपके लिए सेट किया वो पूरा कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कभी कभी कुछ लूप होल्स होता है, जो कि कंट्रोलिंग का एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है कि हम लोग जो स्टैंडर्ड सेट करके देते हैं
वो एक्चुअली 100% रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी दावे के साथ नहीं बोल सकते कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करके दिया है वो 100% एक्यूरेट है। तो ये है कंट्रोलिंग का तीसरा एडवांटेज, जिसका नाम था लैक ऑफ सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड्स। चौथा है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोलिंग में कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब एक ग्रुप मिलकर काम करता है। मैंने एक ग्रुप को टास्क दिया है, आप लोग आज 100 सामान मुझे बना के दे, लेकिन आप लोगों का ग्रुप ने सिर्फ 70 सामान बना के दिया, 30 सामान बनाने में आप लोग फेल हो गए। उस केस में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगा जब मैं ये सोचूंगा कि किसने नहीं किया या फिर कौन सा वर्कर ऐसा था जिसने काम कम किया। ये है कंट्रोलिंग का और एक डिसएडवांटेज कि हम लोग डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं लगा सकते कि किसने काम कम किया। जब भी हम कोई काम ग्रुप में देंगे, मान के चलिए मैंने आपको एक ग्रुप वर्क दिया, उस ग्रुप का एक आदमी लेजी था जिसके कारण पूरा वर्क बिगड़ गया, पूरा काम बिगड़ गया। उस सिचुएशन में मेरे लिए नामुमकिन होगा उसको फाइंड करना कि किसके कारण ऐसा हुआ है, जब तक आप लोग मुझे नहीं बोलेंगे। ये है चौथा डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है ऑपोजिशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट। कभी कभी सबऑर्डिनेट या फिर जो वर्कर है वो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग के अंदर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, हम लोग ज़्यादा प्रेशर में आके हम लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जिससे कारण ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है और उनका भी लॉस होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 4 क्वेश्चन पढ़ा, तो आपका होमवर्क होगा इन चारों क्वेश्चन का आंसर अपने भाषा में लिखना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोलिंग। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। और चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। इन चारों क्वेश्चन को आप अपने भाषा में लिख के मुझे आज सबमिट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।